तो 6.63 Boston Consulting Group analysis. While modeling such as Porters and Pestel are used to analyze the industry and economy, the BCG analysis developed by Boston Consulting Group look at different segment of business unit at portfolio basis through the lenses of market growth and कैश जनरेशन। ठीक है, तो कैश जनरेशन और मार्केट ग्रोथ में सबसे ज्यादा इनका फोकस होता है। ठीक है, बीसीजी क्रिएट अ मैट्रिक्स based on sensitivity of growth and cash generation as defined below in pictorial manners। तो ग्रोथ और कैश जनरेशन को कौन से सेगमेंट में, चार यानी इनके सेगमेंट्स हैं जिसमें इन्होंने डिवाइड किया है। एक है स्टार, सेकंड है कैश फ्लो, ठीक है, और थर्ड है क्वेश्चन मार्क, फोर्थ है डॉग। तो स्टार जो है, स्टार में क्या होता है, मार्केट शेयर हाई होता है, कैश में मार्केट शेयर्स जो है वो भी हाई होता है, लेकिन यहां पे मार्केट शेयर लो होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में और डॉग कैटेगरी में मार्केट शेयर लो होता है, और सेम मार्केट ग्रोथ रेट स्टार में हाई होता है और क्वेश्चन मार्क में हाई होता है, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो कैश काउ है उसमें लो होता है, और डॉग्स के जो सेगमेंट्स है उसमें ये लो होता है। ठीक है, तो पहला होता है स्टार। These are the segment in a business where market is growing rapidly and company is having a large market shares। ऐसी वो कंपनी जिसमें मार्केट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है और जो कंपनीज का मार्केट शेयर भी है, यानी कि उस बिजनेस में वो भी बहुत अच्छा है, लार्ज है। दिस सेगमेंट जनरेट इंक्रीजिंग कैश फॉर द बिजनेस विद passage of time। Sera sanitary ware could be a good example of star with large market share, continuous growth and significant cash generation। जो सेरा जो कंपनी है सैनिटरी वेयर्स, वो स्टार की सबसे अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि इनके पास मार्केट शेयर भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, और कैश जनरेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। सेकंड होता है कैश कैश काउस। कैश काउस आर सेगमेंट विच रिक्वायर लो कैश इन्फ्यूजन फॉर इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन मार्केट शेयर्स। कैश काउ जो होते हैं उनको ज्यादा कैश इन्फ्यूजन की जरूरत या कैश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास मार्केट शेयर तो होता है, लेकिन जो कंपनी है उसमें ग्रोथ उतना नहीं है, यानी उस सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं है। सेम टाइम जनरेटेड कैश फॉर द कंपनी फ्रॉम स्टेबलाइज मार्केट शेयर्स। कैश तो उनके पास जनरेट हो ही रहा है, लेकिन ग्रोथ उस सेक्टर में ज्यादा नहीं है। जैसे नवीन पब्लिकेशंस विच इज इनटू द बिजनेस ऑफ बुक एंड नोटबुक। इनका किताबों और कॉपी किताब का जो बिजनेस है, विच कुड बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर कैश काउ। नवीन पब्लिकेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैश काउ का। द इंडस्ट्री ग्रोथ एट प्रेडिक्टेबल। इंडस्ट्री की ग्रो है वो प्रेडिक्टेबल है और स्टडी है, यानी कि एक उतना हाई भी नहीं जाती, कम भी नहीं, यानी ठीक अच्छा चल रहा है, ये समझ लीजिए। ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है, अच्छी ठीक ठाक ग्रोथ में। विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, नवनीत का नाम है। विल पेनिट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेडी मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। All the company need to be to do is change the content every time some syllabus changes and reap the benefit from the study cash flow। हर बार कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है तो किताब के दाम जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उससे भी इनको अच्छा कैश फ्लो मिलते रहता है। कोलगेट भी अच्छा एग्जाम्पल है। कोलगेट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। ये भी क्या करते हैं, जो कोलगेट है उसमें भी एक का जो ग्रोथ है उस सेगमेंट में वो भी स्टैग्नेंट है, यानी कि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन कोलगेट क्या करती, कई बार नए फ्लेवर्स ले आए टूथपेस्ट के, या कुछ ऐसे ऑफर दे दिए। इनके पास भी कैश बहुत होता है, कैश काउ कंपनीज है ये दोनों, इसमें उतनी ग्रोथ रेट नहीं मिलती है।
जितनी होनी चाहिए, लेकिन जितनी है वो ठीक है। हेलो राहुल जी। एक होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिजनेस सेगमेंट इज अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट। ऐसे सेगमेंट है जो फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं, बट जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर बहुत कम है। बिजनेस जो सेगमेंट है वो अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे पास इसमें लो मार्केट शेयर्स है। The right strategy and investment can help the market share of the business grow, but they also run the risk of consuming cash in process of increasing market share. In the end, turning out not enough cash generating। यानी कि इनके पास ये है कि मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी सही कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इनको उतना बिजनेस नहीं मिल पाता। जैसे, ठीक है, जैसे टाटा नैनो। टाटा नैनो क्या था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो सेगमेंट बहुत अच्छा गया, लेकिन टाटा नैनो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है। लेकिन वही बजाज पल्सर की बात है, जब क्वेश्चन मार्क था लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बजाज पल्सर जो है वो क्वेश्चन मार्क सेगमेंट में सक्सेसफुल का एग्जाम्पल है। और टाटा ने सॉरी, टाटा नैनो जो है वो क्वेश्चन मार्क में सक्सेसफुल नहीं होने का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। टाटा नैनो और बजाज पल्सर। ठीक है, ठीक है। क्या है कि इसमें एक बार और समझा देता हूं। जैसे मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे पास उस सेगमेंट में उतना ग्रोथ हमको मिल नहीं रहा है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजी या इन्वेस्टमेंट करके उस सेगमेंट पे अपना पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अपन सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे टाटा नैनो, वो फ्लॉप हुआ, लेकिन वही स्ट्रेटजी बजाज पल्सर में अच्छा काम की, जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टाटा नैनो और बजाज पल्सर ये आता ही आता है इसमें से। एक होता है डॉग कैटेगरी, जिसमें क्या होता है, विच हैव स्लो ग्रोथ रेट और इंटेंसिव कॉम्पिटिटिव डायनेमिक विच लीड टू लो जनरेशन ऑफ कैश। और एक तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत कम है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कैश जनरेशन भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कैश जनरेशन भी नहीं हो पा रहा, तो ये डॉग कैटेगरी में आता है। ठीक है, अपन ने अभी तक देखा स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और ये डॉग कैटेगरी। ये चार कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। बीसीजी मैट्रिक्स प्रोवाइड इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ बिजनेस एंड सेगमेंट इन टर्म ऑफ अट्रैक्टिवनेस फॉर द इन्वेस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीसीजी मॉडल। इसको एक बार और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी अपन मॉडल्स पढ़ रहे हैं ना, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी किसी भी एक से भी 2 4 5 नंबर के क्वेश्चन अचानक से पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, SCP, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है। हेलो कंचन जी। एक होता है SCP भी बोलते हैं इसको। ये कौन सा एग्जांपल है, अनदर मेथड ऑफ एनालिसिस इंडस्ट्रीज टू लुक एट द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। पहला इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखना है, इसमें मोनोपोली है कि ओलिगोपोली है, इट्स कंडक्शन, ठीक है, कमोडिटाइज है या स्पेशल है, सीजनल है कि राउंड द ईयर है। किसी कमोडिटी पे उनका बिजनेस तो डिपेंड नहीं है इंडस्ट्री, या सीजनल तो नहीं है कि राउंड द ईयर उनका बिजनेस है, कि सिक्लिकल है कि नॉन सिक्लिकल है। एंड फाइनली इट्स परफॉर्मेंस, ROE कैसा है उनका, ROIC कैसा है, WACC कैसा है। तो स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस अप्रोच द इंडस्ट्री इवोल्यूशन एग्जैक्टली विद दिस कैटेगरी। ठीक है, SCP एनालिसिस में बी सीन एज एक्सटेंशन ऑफ पोर्टर
model where probability, first 2 point structure and conduct were captured. Under SCP model, one also go into the financial dimension of industry from analysis perspective. Basic elements of SCP analysis are captured below in brief. ठीक है, ये इनका बताया गया है, अच्छे से इसको भी देख लेते हैं अपन। पहला होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या देखते हैं? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं उसमें। इंडस्ट्रियल एनालिसिस जो कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, उसमें क्या देखते हैं? कंपटीशन कितना है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस इन इंडस्ट्री कैसा है, यानी कि उनका बिजनेस कैसा है वहां पे। रिलेशनशिप अमंग द वेरियस प्लेयर्स, उनका बाकी जो अपने इंडस्ट्री के जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सबसे रिलेशनशिप कैसा है ना। मार्केट साइज कैसा है, ग्रोथ रेट कैसी है। ठीक है, ये सब एनालिसिस किया जाता है। तो इसको और डिटेल में लिखा है, हाउ मेनी प्लेयर एग्जिस्ट इन द बिजनेस, इज देयर डोमिनेशन ऑफ फ्यू प्लेयर इन द इंडस्ट्री, यानी कि कुछ प्लेयर्स का डोमिनेशन तो नहीं है उस इंडस्ट्रीज में। हाउ इज बिजनेस स्कैटर्ड बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, क्या वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर तो बहुत सारे नहीं है कि उन्हीं का दबदबा है, कि ऑर्गेनाइज प्लेयर भी है। ऑर्गेनाइज यानी कि जो जैसे जो टैक्स और जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज यानी जो कच्चे में काम करते हैं। आर देयर एनी थ्रेट फॉर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, यानी सब्सटीट्यूट होने का तो डर नहीं है प्रोडक्ट्स का। हाउ आर इक्वेशन बिटवीन सप्लायर एंड बायर्स, सप्लायर और बायर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, या प्रॉफिट शेयरिंग के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीजें देखा जाता है स्ट्रक्चर में। इज देयर बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंट और पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ ऐसा कुछ हो कि इनका बिजनेस आने वाले टाइम में खत्म ना हो जाए। ठीक है, उसके बारे में। Thus, very broadly, coverage of analyst in this section overlap with what we study as a part of Portal 5 models. और एक होता है SWOT एनालिसिस मॉडल। तो अभी SWOT SWOT एनालिसिस अपन आने वाले चैप्टर, आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड होता है स्ट्रक्चर के बाद होता है कंडक्ट एनालिसिस। कंडक्ट में क्या क्या देखा जाता है? द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एज डिस्क्राइब है वो विल डिफाइन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एस्पेक्ट सच एज प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। प्राइसिंग कैसी है, प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं कि नहीं। ईच इंडस्ट्री विल हैव इट्स पेक्युलर बिहेवियर, अम्ब्रेला एंड रेनकोट वुड बी सीजनल। जैसे यहाँ पे बात किया गया है, सबके जो बिजनेस होते हैं उनका एक बिहेवियर होता है। जैसे अम्ब्रेला और रेनकोट का एक सीजनल बिजनेस होता है। ठीक है, एफएमसीजी एंड फार्मा वुड बी राउंड द ईयर। एफएमसीजी और जो फार्मा है वो साल भर का बिजनेस होता है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट में डिटेक्ट पीपल फ्रॉम परचेसिंग रियल एस्टेट एंड फोर व्हीलर। हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो क्या होता है, लोग घर और फोर व्हीलर खरीदना पसंद नहीं करते, टू व्हीलर्स भी लोग नहीं खरीदते हैं। माइनिंग बिजनेस में भी कमोडिटाइज, बट एफएमसीजी एंड वाइट गुड्स में नॉट में बी सोल्ड प्योरली बेस्ड ऑन पावर ऑफ ब्रांड। माइनिंग का जो बिजनेस है जैसे कोल का, ठीक है, लेकिन एफएमसीजी का है कि एफएमसीजी में जैसे अपन कोई सामान खरीदते हैं तो उसका ब्रांड देखते हैं कि लक्स साबुन है कि पैरासूट ऑयल है, यानी कि प्रॉपर ब्रांड देख के ही खरीदते हैं ना। ऐसा तो नहीं कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया अपन ने एफएमसीजी में खुद के कंज्यूम के लिए। तो बहुत सारी चीजें कंडक्ट एनालिसिस में देखी जाती है। और क्या क्या चीज देखी जाती है? बिजनेस सिक्लिकल इन नेचर, बिजनेस सिक्लिकल तो नहीं है। इफ बिजनेस इज सिक्लिकल तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस? कमोडिटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट, करेंसी प्राइस एंड सम अदर ग्लोबल फैक्टर। अगर बिजनेस सिक्लिकल है तो कमोडिटी की प्राइस कैसी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, करेंसी जो अपने देश की करेंसी है उसका प्राइस क्या चल रहा है, और बाकी के ग्लोबल फैक्टर जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन तो नहीं है। इज इट एनी हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस विच रिक्वायर स्किल लेबर और इट इज अ लो स्किल।
आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि जहां पे बहुत ज्यादा स्किल लेबर चाहिए, या फिर लो स्किल लेबर्स में भी वो बिजनेस कर किया जा सकता है। और फॉर स्किल बेस्ड बिजनेस जैसे आईटी का है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का है, तो वहां पे इनफ टैलेंट अवेलेबल है कि नहीं, और कस्टमर प्रोडक्ट कैसे चूज करते हैं या सर्विस, उसके ऊपर। हाउ विल टेक्नोलॉजी चेंज अफेक्ट द बिजनेस, टेक्नोलॉजी चेंज होने से बिजनेस में कितना अफेक्ट होता है, और क्या बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है क्या। तो ये भी सब एनालिसिस इसमें किया जाता है। एक हो गया, अपन स्ट्रक्चर देख लिए, कंडक्ट देख लिए। थर्ड होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री वुड जनरेट फाइनेंशियल फॉर इन्वेस्टर एंड ओनर्स। बिजनेस विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आर द वन विच क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर ऑनर इन द लॉन्ग टर्म। ऐसा बिजनेस जिसमें हाई रिटर्न कैपिटल या इक्विटी में होता है, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए या ऑनर्स के लिए, जो बिजनेस ऑनर्स है लॉन्ग टर्म के लिए। While analyzing performance of an industry, analyst will look for several numerical ratios. Numerical ratios की यहाँ पे बात हो रही है, which are deal with great detail in unit of quantitative analysis. इसको अपन quantitative analysis में अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया है। 6.7, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को सर? एनी डाउट्स? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। नो। ओके, तो ये अपना हो गया यहां तक। अब होती है की इंडस्ट्री ड्राइवर एंड इंडस्ट्रीज, जिसको केपीआई कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर इंडस्ट्रीज। व्हेन स्टडिंग अ इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई ट्रेंड और व्हाइल प्रिपेयरिंग अ इंडस्ट्री लैंडस्केप, कभी भी इंडस्ट्री का स्टडी करना है, ट्रेंड का, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्रीज के केपीआईज अलग अलग हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है केपीआईज। एस यानी इंडिकेटर्स, ठीक है। द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वेरीड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जो केपीआई है वो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। एंड अ मैट्रिक दैट इज सुटेबल टू एनालिसिस वन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का जो केपीआई है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, अ मैट्रिक सच एज रेवेन्यू पर एम्प्लॉइज is likely to very useful in analyzing service provider such as BPO। तो बीपीओ का अगर अपने को रेवेन्यू देखना है, यानी कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉइज, तो वहां कितने एम्प्लॉइज हैं और पर एम्प्लॉइज कितना अपने को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। एज द इंडस्ट्री इज लेबर ड्रिवन एंड देयर बिलिंग इज जनरली बेस्ड ऑन हेड काउंट असाइंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका बिजनेस कैसे जनरेट होता है कि जितने एम्प्लॉइज है पर एम्प्लॉइज, इनको एक असाइनमेंट दिया जाता है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने पर, ठीक है, इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। और द सेम मैट्रिक इज फार लेस वैल्यूएबल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सेम जो मैट्रिक्स है, इसको अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा ना। विच आर कैपिटल इंटेंसिव। Most often, analysts are guided by companies in industry in terms of identifying the KPI. Reading annual reports and management discussion of company can certain help understand what industry player consider as KPI for relevant firms. In addition, analyst can guide by two other factors: unit of pricing and key constraining factors. ठीक है, इनका भी एनालिसिस किया जाएगा केपीआई में। यूनिट ऑफ प्राइसिंग क्या है, ठीक है। Unit of pricing essential refer to what a company consider as unit while pricing a product. It is far simple in case of manufacturing industry as the unit of pricing is the number of goods sold. तो कितने गुड्स सोल्ड हुए,
अपन ने कितना मैन्युफैक्चर किया और कितने अपन ने सेल की, कितने बेचे अपन ने। इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग इन द केस ऑफ सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, सर्विस सेक्टर में इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन है। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ कैफे लाइक स्टारबक्स, इट मे अपीयर दैट द यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज द क्वांटिटी ऑफ बेवरेज सोल्ड। ठीक है, कितने कॉफी अपन ने बेचे सोल्ड किए, उसके ऊपर इनका यूनिट डिपेंड करता है। However, in the substance, the pricing is more likely to be driven by consideration of how much they expect to earn from one patron rather than based on quantity of beverage sold. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे अपन ये देखते हैं कि अपन ने पर्टिकुलर कोई एक सामान बेचा तो उसमें अपन ने कितना अर्न किया। ये वहां नहीं देखा जाता कि कितनी क्वांटिटी में सेल सोल्ड किया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्राइसिंग यानी कई बार अपन देखते भी हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जैसे कार, कितनी कार कंपनी ने सेल की, तो उस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। लेकिन सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे आईटी सेक्टर्स में। आईटी सेक्टर्स में एक सॉफ्टवेयर अगर कोई सेल करता है तो उनकी जो रेवेन्यू बनती है वो अलग बनती है, उसमें पूरी टीम एफर्ट्स भी होती है। गुड इवनिंग विजय कृष्णा जी। सेकंड होता है की कांस्टेंट फैक्टर्स, अनदर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर while deciding the KPI in key constraining factor for industry at a time. This constant may vary with the industries. This constant may also gradually change over a period of time as the industry evolve. तो की कांस्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला होता है डिमांड साइड कांस्टेंट, सप्लाई साइड कांस्टेंट एंड रेगुलेटरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये तीन होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नहीं तो मिस्टेक हो सकती है, ये ऐसी चीज है कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंस अ कंपनी परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन हाउ इट्स हैंडल दिस कॉन्स्टेंट्स, एनालिस्ट शुड लुक एट केपीआई दैट रिफ्लेक्ट दिस कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ इंडस्ट्री है लिमिटेड मार्केट साइज driven by limitation in number of target customer, then industry penetration rate will be a key factors to look at one. On other hand, if an industry is constant by capacity constant, the capacity utilization rate be a important metric to track. और regulatory constant क्या है? It might be prudent to track metric follow by regulators. Regulators के क्या metrics है वहां पे? जैसे यहाँ पे बात किया गया है कि कोई एक इंडस्ट्री है जिसका मार्केट साइज लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कस्टमर लिमिट में है। लेकिन वहां पे अगर नए कस्टमर ऐड किए जाते हैं तो वो की फैक्टर्स है। सेकेंड, एक इंडस्ट्री है जहां पे कैपेसिटी देखी जा रही है, लेकिन अब वो इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो वो कैपेसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे केपीआई दिया है सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज का, एयरलाइन एंड अदर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक ना एक तो आता ही है। और हर बार ना ये कहाँ गया, कंज्यूमर गुड्स नहीं, मीडिया नहीं, रिटेल, टेलीकॉम का पूछता ही है। टेलीकॉम का तो एक दो बार पूछा है, तो इसका देख लेते हैं। एयरलाइन एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इन दिस सेक्टर प्राइस इज ड्रिवन बाय क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो कैरीड एंड डिस्टेंस इट इज कैरीड। कितने पैसेंजर्स ने और कितना कार्गो अपन ने एक जगह से दूसरे डिस्टेंस ले गए और कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वांटिटी कितनी थी पैसेंजर्स की और कार्गो का वॉल्यूम कितना था, और डिस्टेंस भी कि यहां से 10 किलोमीटर ले गए कि 5,000 किलोमीटर ले गए। In the term of constraint, their ability to provide service significant depend on amount of capacity they hold. According to some important KPIs, the industry include
पैसेंजर और कार्गो पर किलोमीटर, एक पैसेंजर और कार्गो को कितने किलोमीटर ले गए। प्राइस पर पैसेंजर कार्गो पर किलोमीटर, एक पैसेंजर को तो आप 1 किलोमीटर ले गए, लेकिन कितने प्राइस में ले गए, ये भी फैक्टर है इसमें, एयरलाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रक की भी यहाँ पे बात हो रही है, ट्रक या फिर ट्रेन की भी बात हो यहाँ पे हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, एयरलाइंस में भी। ठीक है। कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय ऑक्यूपेंसी रेट, इसकी भी बात हो रही है। पैसेंजर कार्गो किलोमीटर इज बंडल metric that is arrived by multiplying the number of passenger with the amount distance traveled। तो पैसेंजर कार्गो किलोमीटर, कितने पैसेंजर और कितना पैसा लिया, इसके ऊपर। ठीक है, बहुत इजी था। ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स, इन दिस सेक्टर यूनिट ऑफ प्राइसिंग टिपिकली द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड वन ऑफ द की इंटरनल कांस्टेंट फैक्टर फॉर सेल इन देयर कैपेसिटीज। तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, पहली चीज कितना वॉल्यूम है, और लास्ट ईयर से वॉल्यूम में ग्रोथ कितनी आई। इस साल जैसे 100 कार आपने बेची, तो लास्ट ईयर आपने कितनी बेची थी, क्या उससे ज्यादा है, तो वॉल्यूम में ग्रोथ हुआ कि नहीं। एवरेज रियलाइजेशंस एंड देयर ग्रोथ, कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन आपने उस कैपेसिटी का यूज किया कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, कमर्शियल्स बैंक और एनबीएफसी में क्या है, द यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज द वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, एंड द प्राइस इज डिनोटेड एज इंटरेस्ट रेट, कितने ब्याज दर में अपन ने लोन दिया। lending money and recovery the same back with the healthy interest rate that is well above its cost of fund is important। जैसे अपन ने 5% में, 10% में हमने सामने वाले को लोन दिया, लेकिन हमने जो पैसे डिपॉजिट करके बैंक में रखे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 7 दे रहे हैं। तो लोन अपन ने 10% में दिया, और अपन जो एफडी करा रहे हैं उसमें 7%, जो 3% है वो क्या बता रहा है, हेल्दी इंटरेस्ट रेट। ठीक है। देयर एबिलिटी टू लैंड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल दे होल्ड एंड द मैंडेट लिक्विडिटी एसेट दे नीड टू होल्ड। ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट द बिजनेस इज अफेक्टेड बाई ओवरऑल फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन मार्केट। मार्केट में कैसी लिक्विडिटी है, कि एक तरफ आ रहा है तो वापस जा रहा है कि नहीं, कि लोग लोन ले लिए तो पटा रहे हैं कि लोन नहीं पटा रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। तो कुछ मैट्रिक्स इसके हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इंटरेस्ट में कितनी मार्जिन उनकी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो सीएआर कैसा है, एनपीए कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट इन डिपॉजिट एंड लोन, सीआरआर एंड एसएलआर रेशोस कैसा है, कासा रेशोस कैसा है। ये सब चीजें कमर्शियल बैंक्स और इसके लिए इंपॉर्टेंट केपीआईज है। सिंस द कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर बैंक डिपेंड हेवली ऑन सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट। तो आरबीआई, जैसे अपना सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि अपनी पॉलिसीज कैसी रखते हैं। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, इसमें क्या है, वॉल्यूम एंड इट्स ग्रोथ, एवरेज प्राइस एंड इट्स ग्रोथ। In consumer durable, capacity can become constant, especially during the period of high growth. Hence, it may be appropriate to track capacity and utilization rate as well. तो कैपेसिटी कितनी है आपकी, कैपेसिटी है बनाने की 10,000, 10,000 सॉप या आप हेयर ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं, वॉल्यूम है, ग्रोथ है कि नहीं, ब्रांड आपका अच्छा है कि नहीं, ये सब चीजें हैं। ठीक है। आईटी सर्विस, बीपीओ और केपीओ, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है बीपीओ केपीओ का। इन दिस सेक्टर द प्राइसिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेड काउंट, कितने सर लोग आपके अंडर काम करते हैं,
हु है आर असाइंड पर प्रोजेक्ट पर मंथ, यानी कि कितनों को आप पर मंथ प्रोजेक्ट देते हैं, और वन रिफर्ड फुल टाइम इक्विवेलेंट टू FTE पर मंथ। ठीक है, इसको FTE पर मंथ बोला जाता है। सिंस इट इज लेबर ड्रिवन इंडस्ट्रीज, वन ऑफ देयर की कॉन्स्टेंट्स इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। आपके पास वर्क फोर्स है कि नहीं? पहली चीज, आपके आपके यहाँ बीपीओ है, 1000 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1000 लोग, 1000 एम्प्लॉयज आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सैलरी नहीं दे रहे हैं या वैसा फोर्स नहीं है। Although labor force for sector is available in abundance in India during period of high growth, it can become a constant. Since the sector is largely export oriented, their realization are heavily impacted by foreign currency fluctuations. Some of the company in industries are heavily reliant on handful of customer, which one hand give the steady stream of revenue, while other create high customer concentration ratios. तो आईटी और बीपीओ केपीओ में इंडिया की जितनी कंपनीज है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, तो ये क्या करते हैं, इनका मैक्सिमम ध्यान रहता है एक्सपोर्ट पे। अपने देश के कस्टमर्स का तो ठीक है, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में भी सॉफ्टवेयर्स के सेल्स करते हैं, तो बीपीओ के द्वारा ये सेल किया जाता है। ठीक है, तो हेड ऑफ काउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपके पास कितने कस्टमर्स हैं ये भी डिपेंड करता है, कस्टमर्स को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, BPO, और KPO यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, KPO। KPO और BPO वही है, टेलीफोन में जो कॉल करके अपन को कस्टमर जैसे फोन लगाते हैं ना, कि सर आप ये क्रेडिट कार्ड खरीद लो, सर आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो वैसे ही ये यहाँ IT सेक्टर्स में हमारे यहाँ से फॉरेन विदेश में फोन लगाया जाता है, वहां पे सॉफ्टवेयर सेल की जाती है। ठीक है, द सम ऑफ इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू ट्रैक द सेक्टर इंक्लूड एवरेज नंबर ऑफ FTV बिल्ड्स, यानी कि कितने लोगों ने बिल जनरेट किया, कि हेड काउंट हमारे पास 1000 है, लेकिन 1000 में से कितने लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया। एवरेज रेवेन्यू पर FTE, बेंच स्ट्रेंथ और एट्रिशन रेट, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट करेंसी में कैसा है, कस्टमर कंसंट्रेशन रेशो एंड नंबर ऑफ $1 million कस्टमर्स। अब $1 million का सेल कितने कस्टमर दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर। अब होता है मीडिया, एक होता है प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो भी मीडिया है, ऑनलाइन मीडियम भी आजकल मीडिया ही है, सोशल मीडिया। रेवेन्यू फॉर द मीडिया इंडस्ट्री कम फ्रॉम टू सोर्स, पेमेंट बाय यूजर्स, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। ठीक है, यूजर जो यूज कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर आप ले रहे हो, टेलीविजन में अपन चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी का, तो वो यूजर हो गया, यूजर कैपेसिटी। ठीक है, और विज्ञापन में उनका कितना रेवेन्यू आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू अर्न थ्रू एडवर्टीजमेंट, जितना भी है विज्ञापन से ही होता है मीडिया टेलीविजन को। In print media, the unit of pricing is based on amount of real estate space occupied in the paper, while in television, radio, the unit of pricing is the amount of air time of the advertisement. जो प्रिंट मीडिया होती है उसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर में किस साइज का एड आ रहा है, बड़ा एड आ रहा है, छोटा एड आ रहा है, उसके ऊपर रेवेन्यू। और टीवी और रेडियो में कितने टाइम का चल रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितने टाइम का एड चल रहा है, एयर हो रहा है। Since there is real limitation in term of amount of airtime and real estate space that can be allocated to advertisement, their ability to grow largely depend on attraction large audience. So they can charge high price for the advertisement. This in turn depend on their ability to acquire good quality content at reasonable price. तो आपके पास मान लीजिए आप प्रिंट मीडिया में हो, टेलीविजन में हो,
या ऑनलाइन हो, तो आपके पास ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट कब देंगे? जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा लोग आपका न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तब होगा ना। तब तब तो ऐड दिया जाएगा ना। अगर आपके पास आपका जैसे कोई देखता ही नहीं है वो टीवी, दूरदर्शन में ऐड देने का क्या फायदा? कोई देखता ही नहीं है तो क्या मतलब है वहां पे? वही आप कोई बड़ा चैनल है, स्टार प्लस हो गया, और कोई अच्छा उसमें कोई सीरियल आ रहा है या न्यूज आ रही है, तब वो ज्यादा चार्ज करेगा। जैसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के समय ज्यादा चार्ज करते हैं मीडिया वाले। इन ऑनलाइन मीडिया द यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्यू क्लिक पर एडवर्टीजमेंट। तो पहला होता है रीडरशिप या व्यूअरशिप, टीआरपी कितनी है, नंबर ऑफ साइट विजिटर, एवरेज एड रियलाइजेशन पर यूनिट, ये। और कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट, कंटेंट यानी कि कोई आप सीरियल टीवी में चला रहे हो, या किसी पर्टिकुलर बड़े बड़े लोग को बुलाए हो, कंटेंट एक तैयार किया है आपने, तो उसको एक्वायर करने में आपको कितना खर्चा आया है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। एक होता है रिटेल। रिटेल में क्या होता है, जैसे आप बिग बाजार चले जाओ स्मार्ट, तो कितने कस्टमर एंट्री लिए आपके शॉप में, पूरा मॉल उस उन्होंने पूरा आपका बिग बाजार घूमा, और कितने की शॉपिंग करके वो निकले। ठीक है, इसको देखा जाता है। तो ऑर्गेनाइज रिटेलर सेल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल प्रोडक्ट विल हैव डिफरेंट यूनिट ऑफ प्राइसिंग। फर्दर द सिंस बिजनेस इज ट्रेडिंग इन नेचर, they can quickly shift to product they retail based on market demand. Therefore, unit of pricing is far less relevant. However, in terms of constant, their business growth heavily depend on expanding their store network in localities where they can generate healthy sales. ठीक है, तो पहला कि आपने कितने अपने स्टोर बढ़ाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिग बाजार जो है, स्मार्ट बाजार रिलायंस का, वो हर गली मोहल्ले में खुल चुका है। तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके शॉप में आ सके। तो पहला मैट्रिक्स होता है इसमें नंबर ऑफ स्टोर कितने आपके, और पर स्टोर सेल ग्रोथ कितनी है। कांस्टेंट तो नहीं है, हर हर महीने बढ़ तो रही है ना, ये भी देखा जाता है। टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया अ फ्यू ईयर अगो, कुछ साल पहले टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर चार्ज कस्टमर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉल मैसेज डेटा दे आर यूज। पहले क्या होता था कि कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डेटा कितना यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता था। फ्यू ईयर लेटर, आज के टाइम में क्या है कि अब ये सब चेंज हो गया है। अब मंथली रेंटल अपन पेड कर रहे हैं, उसमें अपने को डेटा, कॉल, एसएमएस सब फ्री मिलता है। ठीक है, मोर एंड मोर सब्सक्राइबर आर गेटिंग चार्ज। जितने अपने सब्सक्राइबर है उनसे मंथली एक रेंट लिया जाता है, जो भी अपन अभी देते हैं कि मान लीजिए 500 599 का अपन ने एक मंथ का चार्ज किसी से लिया, तो 599 फिक्स, आप यूज करिए या मत करिए, 599 आपका 28 डेज या 84 डेज के बाद वो लैप्स हो जाएगा, तो फिर से आपको रेंट लेना पड़ेगा। However, regardless of their billing model, from a analytical perspective, a subscriber is considered as the unit of pricing, and company try to increase their subscriber base while trying to upsell their service to existing subscriber. In term of constraint, the biggest constraint of the industry is limited market size, as the number of such subscriber is limited by the population in geography they serve. A individual service provider level, they also must ensure that they win over competition to acquire and retain a customer. अब इसमें क्या है कि अपने पास जो सब्सक्राइबर्स हैं मोबाइल फोन के, वो लिमिटेड है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे अपन ने पहले भी देखा है अपन ने मॉडल्स में, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो इस कंपटीशन में बने रहने के लिए एक तो प्राइस कम है। ठीक है, फिर भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का अपने को अगर केपीआईस देखना है, तो क्या है पहला, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
एक यूजर महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। जिनका ARPU ज्यादा होगा वो अच्छा कर रही है। सेकंड, सब्सक्राइबर चर्न रेट, सब्सक्राइबर कितने या नए सब्सक्राइबर आप ऐड कर पा रहे हो कि नहीं। कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एक्विजिशन, नए सब्सक्राइबर को ऐड करने में आपको कितना खर्चा आ रहा है, और आपके पास मार्केट शेयर कितने, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ARPU अपन ने देख लिया, ये पूछता ही पूछता है नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं कि नहीं। हर महीने न्यूज आती है कि जियो के इतने कस्टमर घटे, एयरटेल के इतने बढ़े, BSNL के इतने कम हुए, ज्यादा हुए, तो उसमें ARPU भी देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड फ्रेमवर्क्स, रेगुलेशन कैसा है, ठीक है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एनालिसिस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल ऑफ द गेम। तो गेम का रूल क्या है। इवन स्मॉल चेंज इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। थोड़ा सा रेगुलेशन चेंज होता है तो अपन ने देखा होगा बिजनेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। द होल डिस्कशन इन इंडिया ऑन FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड हाउ मच should retail invest in developing the back end for infrastructure. What could be a construed as the back end infrastructure, how much minimum they should purchase from Indian vendor. Changing the environment policy can result in closure of various mines and have affected their business. जैसे इन्वायरमेंट पॉलिसीज के कारण क्या हुआ था, बहुत सारी जो माइंस थी वो बंद हो गई। FDI था जो मल्टी ब्रांड में, ठीक है, उससे क्या क्या फायदा मिला। जो इंडिया के जो यानी जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितना फायदा मिला। वॉलमार्ट जैसे इंडिया में आया, उससे कितना फायदा मिला इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। वैसी इन्वायरमेंट पॉलिसीज का कैंसलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस, जैसे FDI से बहुत सारी कंपनीज आई थी जिनको सभी को टेलीकॉम लाइसेंस दिया गया था। एक समय इतनी सारी कंपनीज थी, एयरसेल, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, वर्जिन, तो अचानक से सबका कैंसिल कर दिया गया। तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते हैं, जो विदेश के वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हैं कि भैया नहीं करते, यहाँ पे कभी भी कुछ भी आ जाता है माइनिंग में या टेलीकॉम में, ठीक है। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से यानी कि गवर्नमेंट कैसा रेगुलेशन बनाती है। कई ऐसा नहीं है कि ये सब निगेटिव है, कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की GDP के लिए। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन की बात की गई है। टैक्सेस आर टूल दैट गवर्नमेंट यूज टू अर्न इनकम विच कैन यूज टू मेक एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट का ये इनकम होता है टैक्स। गवर्नमेंट ऑल्सो यूज टैक्स टू इनकरेज और डिस्करेज सर्टेन बिजनेस। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई ठो बिजनेस को इनकरेज करने के लिए भी टैक्स लगाती है और कुछ को डिस्करेज करने के लिए भी। तो जैसे केरल में क्या हुआ था, 2017 में फैट टैक्स लगाया गया था। फैट किसमें, जंक फूड्स में, कि कौन से रेट में, 14.5%। तो ऐसा करके केरल ने डिस्करेज किया था जंक फूड इंडस्ट्रीज को, तो ये डिस्करेज किया गया था। सिमिलरली on national level India has several slab of goods and service tax. Many essential product have no GST. कुछ जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसमें GST नहीं है, और या तो है तो बहुत लोअर GST रेट है, और कुछ जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हायर GST रेट्स है। तो ये इनकरेज और डिस्करेज दोनों तरीके से किया जाता है, इसलिए कई में GST हाई होती, कुछ में लो होती है। ब्रॉडली टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट यानी GST। इसके बारे में भी बात की गई है यहाँ पे, लेकिन मैं बता दूं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट टैक्स रिफर टू टैक्स वेयर इंक्लूडेड
incidence of tax and liability for the tax are the same person. In other words, person who has bear the tax is also who is obliged to pay the tax to the government. ठीक है. द कॉमन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम टैक्स. एवरी इंडिविजुअल बिजनेस हैज टू पे अ पर्टिकुलर रेट टू द टैक्स ऑन प्रॉफिट देयर. तो इंडिविजुअल और बिजनेस जो कर रहा है उनको अपने प्रॉफिट से इतना टैक्स देना ही पड़ता है. टैक्स लॉ प्रिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. Although most often they are driven by nature of income and expense, in many cases they are also driven by consideration of business practice that government want to encourage या discourage. कई बार क्या करती है बिजनेस में गवर्नमेंट ऐसा टैक्स लगाती है कि वो बिजनेस या तो बंद हो जाता है या तो बूम कर जाता है. फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट companies are allowed to claim expense of that is 1.5 of actual expenditure incurred on certain scientific research. तो साइंटिफिक रिसर्च में को इनकरेज करने के लिए जो एक्सपेंस है कंपनी क्लेम क्या कर सकती है, जितना उनका एक्सपेंस हुआ रिसर्च में उनका 1.5 टाइम्स. On the other hand, in order to discourage delay in payment of interest on to scheduled commercial bank, company are allowed to deduct as it expense only if they actually pay it. ठीक है. तो इनकरेज करने के लिए अपने एक्सपेंस का 1.5 टाइम्स वो वापस ले सकते हैं. और दूसरा क्या है एक एग्जांपल, डिस्करेज डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक. कंपनीज आर अलाउड टू डिडक्ट एज एक्सपेंस ओनली इफ दे एक्चुअली पेड इट. अगर इंटरेस्ट उन्होंने पेड किया है बैंक को तो उसको भी वो लोग माइनस कर सकते हैं एज अ कंपनी. This adjustment offer result in difference between profit shown और external reporting purpose for tax purpose. ठीक है. तो 3-4 टाइप के टैक्स होते हैं. पहला होता है इनकम टैक्स, मैट, सरचार्जेस और सेस. ठीक है. इन इंडियन कंपनी आर रिक्वायर्ड टू पे 30%. कंपनीज के लिए कितना है 30%. 25% इन केस ऑफ टोटल टर्नओवर वाज बिलो 400 करोड़. 25% उनके लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है. फॉर देयर टैक्सेबल प्रॉफिट एज इनकम टू द गवर्नमेंट. 400 करोड़ से कम है तो 25% देना पड़ेगा. However, the act allow company to choose alternative scheme of taxation under which they can pay a reduced rate if they forgo certain benefit available in the income tax. Such rate vary from 15 to 25. Depend upon when the company was established and what scheme they are. तो जैसी स्कीम ये लोग सेलेक्ट करती है कंपनी वैसा टैक्स उनको देना पड़ता है. ठीक है. मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स. इफ द इनकम tax payable by company on its profit is less than 18.5% of book profit, then company will have to pay 18.5% of book profit to the government. ठीक है. जो बुक प्रॉफिट है उसका जो टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स जो है बाय द कंपनी ऑन इट्स प्रॉफिट इज लेस देन 80.5% ऑफ बुक प्रॉफिट. जितना उन्होंने बुक किया है उससे लेस है तो उसमें क्या होता है 18.5% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है. तो ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है ना. इसको डिटेल में उतना नहीं पूछता लेकिन कई बार पूछ देता है कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं. इनकम, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सरचार्ज होता है. सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स. तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है उसका. इन टर्म ऑफ इनकम टैक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर द रेवेन्यू विद स्टेट गवर्नमेंट इन विच द कंपनी आर लोकेटेड. However, in term of surcharge, the entire tax revenue goes to the central government fund, and it is not shared with state government. These are charged at rate on the income tax or MAT paid, and it may be alter every year. ठीक है. जो सरचार्ज होता है उसका इंटायर जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. ठीक है. वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता. फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21
which pertain to financial year 1920, the rate of surcharge is 12% of total tax payable if profit is above 10 crore। ठीक है, प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें 12% जो टैक्स है। ठीक है, टैक्स का 12%। द सेम विल बी लेविड एट 7% इफ द प्रॉफिट इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नील है इफ प्रॉफिट आर बिलो 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से कम का प्रॉफिट है तो सरचार्ज नहीं है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच प्रॉफिट है तो 7% है, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। सेस क्या होता है? सेस होता है जैसे एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है, उसमें गवर्नमेंट सेस लेती है। हेल्थ और एजुकेशन में ही देखना आप ज्यादा और करके सेस लिया जाता है। आजकल एग्रीकल्चर सेस भी बीच में आया था। इट इज एडिशनल लेवी दैट इज चार्ज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। सेस इज मीन टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस विच इज लेवी। जैसे एजुकेशन सेस कैन ओनली बी यूज बाय द गवर्नमेंट टू आर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। और 2021 में गवर्नमेंट ने जो टोटल सेस है 4%, दैट इज मीन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। 20 और 21 जो टैक्स लिया गया था 4%, वो हेल्थ और एजुकेशन में लिया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट हमसे ना लेके गवर्नमेंट कस्टमर से वसूलती है, जो जीएसटी जिसको बोलते हैं। विच आर वेयर द पर्सन बियरिंग द टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन लाइबल टू कलेक्ट सच टैक्स एंड ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। जीएसटी इज वन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इज लेविड ऑन सेलर ऑफ द गुड्स। अगर हम कुछ चीजें सामान खरीदते हैं तो उसमें अपने को जीएसटी देना ही होता है। तो सेलर क्या करता है? हम कस्टमर से लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है वो। देयरफॉर इट इज द एंड कस्टमर हु बियर द टैक्स। आखिर कुल मिला के कस्टमर ही दे रहा है। जैसे अपन इनकम टैक्स भी दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं अपन। इंडिया हैज वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स। However, in order to combine this tax, government brought GST and remove all other tax. तो जीएसटी उन्होंने हटा लगा के सभी टैक्सेस हटा दिए थे। लेकिन जैसे फॉसिल ऑयल्स फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोल डीजल और लिक्वर, एंड एक्टिविटी जैसे इंपोर्ट्स, उसके अंदर क्या लगता है? कवर अंडर द ओल्ड सिस्टम, यानी कि पुराना जो सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी कुछ ऐसा कुछ लगता है। गवर्नमेंट एंड सर्विस, गुड एंड सर्विस टैक्स। Good and service tax is a tax that is charged at the time of sale of good or service that are calculated on percentage of invoice value. अगर इनवाइस वैल्यू 100 रुपए की है तो 5% अगर जीएसटी है तो 5 रुपीज लगेगा। 10% है तो 25। इसके भी स्लैब्स हैं, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इन अवॉइड टू double taxation, seller are allowed tax credit and GST they paid to the supplier, they only have to remit the balance to the government. Most goods and service are charged at 18%। जितने जीएसटी है मोस्टली कितने हैं? 18%। लेकिन जो जीएसटी रेट है अपने देश में कितना है? 0 to 28 फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड एंड सर्विस। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किसमें लगती है? लिक्वर में, पेट्रोल में और डीजल में। ठीक है, ये 3 चीजों में एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, वैल्यू एड टैक्स, वैट किस में लगता है? वैल्यू एड टैक्सेस इज लेविड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट, देस आर चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट किस में लेती है? लिक्वर में, पेट्रोल में एंड डीजल में वैट लेती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी जो अपन प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं उसमें लगता है ये। ठीक है, जैसे इंपोर्टेड जो सामान आता है तो आप एयरपोर्ट में हैं या बाई शिप आए हैं तो वो कस्टम ड्यूटी आपको पेड करना होता है। अदर टैक्स है, रोड टैक्स, आरटीओ जो देते हैं अपन गाड़ी खरीदने के समय। रोड टैक्स इज पेड बाय द परचेसर ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल, देस आर लाइफ टाइम टैक्स पेड अपफ्रंट। एक बार पेड किया जाता है लाइफ टाइम के लिए।
उसमें क्या लगता है, जब अपन कोई ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद रहे हैं तब, ठीक है। Enter other downstream industries such as auto insurance, general insurance firm offering vehicle insurance। ये व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बात है। स्टाम्प ड्यूटी किसमें लगता है, जब अपन कोई असेट्स को खरीदते हैं, ठीक है, और सेल करते हैं, ठीक है। तो स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, अफेक्ट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जब स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो जो इंडस्ट्री है वो बूम करती है, ठीक है। और ये स्टाम्प ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स में भी लगती है, और असेट्स मैनेजमेंट एएमसीज में भी ये स्टाम्प ड्यूटीज अपने को पेड करना होता है। जब अपन शेयर को बाय और सेल करते हैं ना, तब भी स्टाम्प ड्यूटीज लगती है। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसको याद रखिएगा, ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हमेशा लेती है अपन से। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, since it is reduce the realizable value of security sales, it discourage short term trading। एसटीटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही ज्यादा लगती है, लॉन्ग टर्म में नहीं लगती है। क्यों ऐसा लगाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि कम से कम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, ठीक है, इसके लिए भी ऐसा लगाया जाता है जैसा यहाँ पे दिया है। लेकिन आजकल एसटीटी तो हर जगह लगा दिए हैं लोग, ठीक है। अब ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका तो अभी अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चंस मैंने टारगेट किया है कि अपन उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो ये सैंपल क्वेश्चंस है, एक बार इसको देख लीजिएगा अगर आपके पास पीडीएफ है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर 7 कंपनी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए।